नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के मॉड्यूल 2 वीक 2 के टॉपिक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कंटेम्पररी रोल के लेक्चर 3 सुप्रीम कोर्ट कंटेम्पररी मेजर डिसीजंस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को समझने का प्रयास किया, कैसे उसके रोल में चेंजेस आए 21st सेंचुरी में। फिर हमने पार्लियामेंट की वर्किंग मेजर्स और इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स को देखा। आज हम लोग इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक तीसरा महत्वपूर्ण सरकार का अंग है, इसकी कार्यप्रणाली और इसमें बदलती परिस्थिति के साथ किस प्रकार इसने नए नए निर्णय के माध्यम से समकालीन समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया है, इस पर विचार मंथन करेंगे। मैंने अपने व्याख्यान को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय के एक स्ट्रक्चरल पार्ट को समझते हुए उसके क्षेत्राधिकार को समझेंगे। फिर भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस प्रकार काम कर रही है, इसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसको देखते हुए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार, इन दोनों संकल्पनाओं का भारत में किस प्रकार से क्रियान्वयन किया गया है, इसको अध्ययन करते हुए हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 से लेके 2024 के बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसका कि एक दूरगामी प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा, इस पर हम संक्षेप में दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम इसके पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में शुरू से ही सर्वोच्च न्यायालय या पूरी न्याय व्यवस्था को ही कह सकते हैं कि इसको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रखा गया है, ताकि इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जा सके और साथ ही आपके राज्य सरकार के भी किसी प्रकार गतिरोध उत्पन्न न करे, राज्य स्तर की न्यायपालिका की व्यवस्था को, इसको भी सुनिश्चित किया गया है। अब इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ये एक एपेक्स बॉडी के रूप में शुरू से काम कर रही है। तो पूरा फेडरल हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ढांचा एक पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है, जिसमें कि शीर्षस्थ सर्वोच्च न्यायालय है और फिर आपके हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्ट्रक्चर है, सेशन कोर्ट, पेटी सेशन कोर्ट से लोकल कोर्ट लेवल तक अलग अलग रूप से सबऑर्डिनेट कोर्टों का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस संबंध में जो संविधान में जो है स्पष्ट रूप से विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से जो है इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर जो है न्याय को सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और ये व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद जो है वो कानून बनाकर इनकी संख्या जो है और ना बढ़ाए। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं, आपके जजेस हैं, इनकी जो नियुक्ति संबंधी जो व्यवस्था की गई है कि ये अपने पद पर अपने रिटायरमेंट की एज तक बने रहेंगे, जो कि आपका 65 वर्ष है। और राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है और उससे पहले जो है वो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर लेता है, जिनको भी वो आवश्यक समझता है। और कहीं ना कहीं संविधान में इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं वो स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से काम करे और उन पर किसी प्रकार का जो है दबाव ना बनाया जा सके। साथ ही अगर हम इनके योग्यता की बात करें कि कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, तो सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही उसके पास वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए शैक्षिक और अनुभवगत, जिससे कि हम उन्हें एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्वीकार कर सके। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उन्होंने हाई कोर्ट स्तर पर जज के रूप में काम किया है कि नहीं, और इसमें हाई कोर्ट या विभिन्न इस प्रकार के हाई कोर्टों में कम से कम 5 वर्ष का उनके पास न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वो अथवा वो एक वकील के रूप में वो हाई कोर्ट में या इसी प्रकार के अन्य कोर्ट में 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हो और राष्ट्रपति की नजर में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो। ये सारी जब क्राइटेरिया को कोई फुलफिल करता है तब हम उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति मानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्राधिकार की। तो
क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि वो किस प्रकार के कार्य का जो है निर्वहन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से 4 प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो वो मूल अधिकारों का संरक्षक भी है और उनका संरक्षण भी प्रदान करता है। साथ ही वो संघीय व्यवस्था में एक संतुलन को बनाए रखता है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो अलग अलग इकाइयां हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। तो उनको उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि संघीय ढांचा का संतुलन बना रहे। और इस संदर्भ में जो है सर्वोच्च न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करता है कि संघ की इकाइयों और केंद्र सरकार के बीच में एक संतुलन बना रहे। कोई भी विवाद उत्पन्न हो, चाहे वो संघीय मामला हो, संवैधानिक मामला हो, उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर भी नियंत्रण रखते हुए विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। कोई भी अगर ऐसा विधेयक या कानून निर्मित हुआ है जो कि संविधान के भावना के प्रतिकूल हो, तो उनको रोकने का जो कार्य है वो अब सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय हमारी जो पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको एक आधार प्रदान करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है और प्रजातंत्र सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसको सुनिश्चित करने का भी पूरा दायित्व जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है कि वो संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुरूप सारी व्यवस्था कार्य कर रही है या नहीं। साथ ही वो संविधान की व्याख्या करता है, क्योंकि संविधान के किसी प्रावधान को लेकर आगे अगर 2 अंगों के बीच में या सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच में कोई कथ्यावरोध उत्पन्न हुआ है तो उसको स्पष्ट करने का काम जो है, उसको क्लियर करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। अब अगर हम इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को देखें तो मुख्य रूप से अगर 3 प्रकार के विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय उनका समाधान करता है। एक जहां पर भारत की संघ की सरकार और एक या एक से अधिक राज्य होंगे दूसरे पक्ष के रूप में। दूसरा आपके भारत की सरकार और एक राज्य जहां एक पक्ष है और दूसरा पक्ष एक दूसरा राज्य और अन्य राज्य है। और तीसरा जो है विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, कोई विवाद का विषय है संघीय ढांचे को लेकर, संविधान के प्रावधानों को लेकर, तो उसको जो है निस्तारित करने का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 जो कि आपके पार्ट 3 में आपके मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये सुनिश्चित करे कि इस भाग में जो भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं लोगों को, उसका संरक्षण होना चाहिए। अगर इन मूल अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रही है सरकार द्वारा या विधायिका द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो तुरंत इसको संज्ञान में लेकर उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षण करे। अब अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की अपील संबंधी जो क्षेत्राधिकार है ये भी काफी बृहत है, क्योंकि कोई भी निर्णय या कोई कानूनी आदेश या कोई हाई कोर्ट का जो अंतिम फैसला है, चाहे वो विधायी मामले में हो, फौजदारी मामले में हो या किसी अन्य प्रक्रियागत मामले में है, तो इस प्रकार की जो अपीलें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। साथ ही अगर कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो कि सार्वजनिक कानून से संबंधित कोई जुड़ा प्रश्न है या सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है, तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति उसके संबंध में जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है। पर राष्ट्रपति के मांगे हुए परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देगा या नहीं ये उसका क्षेत्राधिकार है, और राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करेगा या नहीं ये भी उसका अपना क्षेत्राधिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उस समय जो है, और राम मंदिर का विवाद जब शुरुआती समय में जो है, उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा गया था, तो तत्कालीन परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से इनकार कर दिया था। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस विवाद का समाधान करते, वहां पर राम जन्मभूमि को स्वीकार करते, वहां मंदिर निर्माण के रास्ता को उन्होंने प्रशस्त किया। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देखता है कि जितने निम्न न्यायालय हैं क्या वो ठीक प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, कोई न्यायाधिकरण है, वहां पर अगर
वो लोग ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है कार्यवाही करने का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसी प्रकार आर्टिकल 140 जो है वो संसद को शक्ति देता है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर वो अतिरिक्त शक्तियां भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकता है, जिससे कि वो अपने कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सके। अब संक्षेप में थोड़ा हाईकोर्ट की बात कर ले कि आपके आर्टिकल 125 जो है ये स्पष्ट करता है कि हाई कोर्ट जो है वो आपके स्टेट लेवल पर पूरी जो न्यायिक प्रशासन है उसके शीर्षस्थ की भूमिका निभाएंगे। तो हमारे देश में आपके 25 हाई कोर्ट है और 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार जो है 1 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक है। और दिल्ली की भी अपनी हाई कोर्ट है और प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे जिनको की प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और समय समय पर उन नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा होती है। और जो आपके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इससे पूर्व जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है और उस राज्य के गवर्नर से भी इस विषय में नियुक्ति से पहले जो है वो परामर्श कर सकता है। और भारत में जो विभिन्न हाई कोर्ट है उनमें कितने न्यायाधीश होंगे इस मामले में हर राज्यों में जो है हम अंतर देख सकते हैं, ये वैरी करता है, हर राज्य की अलग अलग इसमें पर हम देख सकते हैं व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रोसीजर्स है, इसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाता है अदर जजेस का, तो ये लगभग जो है आपका देखे तो काफी कुछ सेम है, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो शुरुआत कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की अदर जजेस की नियुक्ति के जो इनिशिएटिव है वो लेंगे और जजेस जो है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। और यहां न्यायाधीशों को जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर भी किया जा सकता है, यानी स्टेट टू स्टेट उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। और एक निर्णय ये लिया गया था विशेषकर कि चीफ जस्टिस जो है वो हमेशा उसी राज्य से नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि भारत एक बहुल राष्ट्र है और इस विविधता को संरक्षित करते हुए कैसे राष्ट्रीय एकता का संवर्धन करे, तो न्याय व्यवस्था में भी वो सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। सितंबर 1992 में एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था और उसमें कई सारे मामलों पर सुझाव दिया गया था और एक मैटर ऑफ पॉलिसी के तहत यह तय किया गया कि 1/3 जो स्ट्रेंथ है सारे हाई कोर्ट की, उसमें जो जजेस हैं वो आपके दूसरे राज्यों से होने चाहिए, यानी एक सुनिश्चित पारदर्शी न्याय व्यवस्था हो और उसमें एक एकरूपता भी बनी रहे और राष्ट्रीय अखंडता का भी प्रतीक जो है उसके अंतर्गत शामिल हो, इसलिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। अब बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी जो संरचना है और उनके जो कार्य हैं, लगभग हम देखेंगे तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिलिटी, एक एकरूपता पाई जाती है। थोड़ा बहुत परिवर्तन जिलेवार और अन्य राज्य स्तरों पर हम देख सकते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियां होती हैं उसमें भारत जो इंडियन जुडिशियरी है वो कैरियर सर्विसेज के लिए पूरा वर्क करती है और कैंडिडेट जो है वो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं और इसको बैठने से पहले कम से कम उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बार में वो काम करने का, उनका बार एसोसिएशन जो है उसमें काम करने का उनके पास एक अनुभव होना चाहिए। साथ ही जो इसमें सफल प्रत्याशी होते हैं उनको फिर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उसके बाद जाके उनको सेवा में जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है। और इस प्रकार से ये जो न्यायालय है, ये सारे न्यायालय जो है ज्यादातर विवादों को जो है वो अपने लेवल पर निस्तारित करते हैं और देखते हैं कि विवाद किस स्वरूप का है, क्या वो दीवानी मामला है कि फौजदारी मामला है, तो और उसी प्रकृति के अनुरूप जो है वो पावर जो है उनको प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको बहुत अधिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है, लेकिन प्रयास ये किया गया है कि लोअर लेवल पर जो है कई मैटर निस्तारित हो जाए ताकि हाई कोर्ट्स और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट पर जो है बहुत ज्यादा केसेस का बर्डन न रहे। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि जो भी आपके निम्न न्यायालय
या आप कोई भी, सिर्फ न्यायालय ही नहीं, यहाँ आपकी विधायिका भी शामिल हो जाएंगी, कार्यपालिका भी आ जाएंगी। अगर ये इस प्रकार से कोई आदेश, कोई कानूनी आदेश, कोई निर्णय सुनाते हैं जो कि संविधान के भावना के प्रतिकूल है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो शीर्षस्थ न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो उनको असंवैधानिक घोषित करे। तो ये एक टेक्निकली देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है सार्वजनिक रूप से न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। विशेषकर अगर हम देखें जिन देशों में लिखित संविधान है, वहां पे सीमित सरकार की अवधारणा पर वो व्यवस्था कायम की गई है, तो वहां ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार जो है वो संविधान के दायरे के में अंतर्गत रहते हुए कार्य करे। साथ ही जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये न्यायालय के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से वो सारे विधायक, जितने भी विधेयक है, जितने भी विधि बने हैं, उनकी वैधता को वो जांच करता है, सरकार की गतिविधियों की वैधता को जांच करता है कि वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं। और ये जो शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को, कि ये आपके संवैधानिक संशोधन वाले मामले में भी वो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, साथ ही आपके जो दूसरे सरकारी अभिकरण है काम कर रहे हैं, उनके मामले में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की, इसका न्यायिक सक्रियतावाद। पहले भारत में ये व्यवस्था नहीं थी। भारत में ये जो आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो यूके मॉडल है, उसको फॉलो किया गया था। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो यूएस के मॉडल है, इसको जो है हम धीरे धीरे देखते हैं 70s के डिकेड में जो है न्यायिक सक्रियतावाद पीआईएल के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। भागलपुर के जेल में जो कुछ कैदी एक लंबे समय तक बिना किसी सुनवाई के बंदी थे, तो फिर उनके हित में एक थर्ड पार्टी जो है जनहित याचिका दायर करता है, और उस समय न्यायपालिका ने अपनी प्रोसीडिंग्स पर न ध्यान देते हुए उस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक कार्यवाही की। तो इस प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म की देश में शुरुआत होती है। तो इससे क्या है, आम नागरिक को जो है न्याय प्राप्त हो सकता है। और ये जो क्षेत्र है, ये एक तरह से न्यायिक हस्तक्षेप का क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि सार्वजनिक एक जो व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी न्यायपालिका को प्रोएक्टिव रोल भी प्ले करना होगा। और इससे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू अब जुडिशरी जो है प्रो स्टेटस को अप्रोच का त्याग कर चुकी है। पहले वो यथास्थिति को बनाए रखना चाहती थी, अब उसकी जगह वो एक तरह से सक्रिय होकर गरीब, दमित, समाज के हाशिए पे खड़े वर्ग के मूल अधिकारों को संरक्षित करने को अपना कर्तव्य मानते हुए एक प्रगतिशील रूप से कार्य कर रही है, और जो संविधान के प्रावधान है उसकी भी प्रगतिशील व्याख्या हो रही है और सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में जस्टिस कृष्ण अय्यर बताते हैं कि बाय वे ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म द जुडिशरी इज ट्राइंग टू रीच वेयर ईदर द गवर्नमेंट हैज फेल्ड और हैज बीन इंडिफरेंट। यानी न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से आपकी न्यायपालिका उन क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां या तो सरकार पहुंचने में असफल रही है या फिर सरकार उन क्षेत्रों के प्रति उदासीन रही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक तरह से एक नए तरीके को डेवलप किया है जिसके माध्यम से वो न्याय प्रदान कर सकती है आम जनता को पीआईएल के माध्यम से। हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने, जिनको कि हम पुरोधा मान सकते हैं इस पूरी व्यवस्था का, उन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इनको एक नया आयाम माना। द सुप्रीम कोर्ट हैज डेवलप्ड सेवरल न्यू कमिटमेंट्स, इट हैज कैरिड फॉरवर्ड पार्टिसिपेटिव जस्टिस। तो उनका मानना है कि इस पीआईएल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरह से नए रूप से अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए लोगों को न्याय सुनिश्चित करते हुए सहभागी न्याय क्या है इस संकल्पना पर वास्तव में कार्य करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं न्यायिक सुधार की, जुडिशियल रिफॉर्म। हमारे देश के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे एक तो हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में केसेस जो है पेंडिंग है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड वाली सिचुएशन है, जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में केसेस में अभी तक न्याय प्राप्त नहीं हो सका है, लंबे समय तक केसेस चलते रहते हैं। साथ ही
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरी न्याय की प्रक्रिया है ना, इस न्याय की सीढ़ी में कई पद हैं। तो कई बार जो अपराधी है उनको भी कई सारे रास्ते मिल जाते हैं जिससे कि वो एक अपराधी जो है उससे बच निकलने का प्रयास करते हैं। और भ्रष्टाचार की समस्या है या गलत तरीके से फॉल्स केसेस शूट कर दिए जाते हैं, अननेसेसरी कोर्ट का समय वेस्ट होता है, जो प्रतिवादी है उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण होता है। तो फॉल्स केसेस दायर करना और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी एक मेजर चैलेंज है हमारे कोर्ट सिस्टम में। तीसरा जो एक और चैलेंज हमारे सामने देख सकते हैं कि जो पूरी प्रोसीडिंग है कोर्ट की वो इतनी मतलब उसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतना मतलब जटिल बना दिया गया है, और साथ ही न्याय की कीमत एक बहुत बड़ी प्राइस भी है। एक चाहे वो वकीलों की फीस हो या पूरे उस प्रोसेस में जितना पैसा लगता है न्याय सुनिश्चित कराने के लिए, वो एक गरीब व्यक्ति जो है उसका निर्वहन नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। भले उसके लिए फ्री लीगल एड की सुविधा है, लेकिन इसके बारे में लोगों को कितनी जानकारी है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो इन सारी समस्या को देखते हुए पूरी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए ताकि एक नई व्यवस्था कार्य कर सके, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस संदर्भ में 10वां जो विधि आयोग है, इसने सामाजिक रूप से लोग, जो जागरूक लोग हैं, आम जनता है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग सेक्टर है, सब जगह से उन्होंने सजेशंस मांगा कि आप जुडिशियल रिफॉर्म में कौन कौन सी चीजों को आवश्यक मानते हैं। तो एक जो सजेशन आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वर्कलोड जो सर्वोच्च न्यायालय पर है इसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 1 लाख केस प्रति वर्ष जो है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास आता है। जबकि अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से करें तो उसके पास मतलब आप देखें तो वो 100 से लेकर 150 केसेस ही एक्सेप्ट करता है सुनवाई करने के लिए, और लगभग 5000 केसेस फाइल किए जाते हैं वहां, और उसमें से 100 से 150 को वो सुनवाई करता है। तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेशर बहुत ज्यादा है। और दूसरी जो उससे जुड़ी हुई बात है कि ये जो प्रेशर है इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, एक अलग तरह से पूर्ण रूप से जो संवैधानिक मामलों की सुनवाई करे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, संवैधानिक न्यायालय का प्रावधान होना चाहिए जो संविधान से जुड़े मामलों को निस्तारित कर सके। साथ ही एक अगर जोनल कोर्ट ऑफ अपील हमारे देश में स्थापित किया जाए, अलग अलग जोन पर, जोनल स्तर पर जो कोर्ट अपील की न्यायालय स्थापित कर दी जाए, तो इससे भी जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो ये वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय का जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत दशकों में लिया है, विशेषकर 2014 से 2024 के बीच का जो टाइम है हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस 2015। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो संविधान के 99 संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसको रोका, क्योंकि ये रिप्लेस करना चाह रही थी कोलेजियम सिस्टम को। कोलेजियम सिस्टम क्या था, जिसमें जजों का अपॉइंटमेंट करने का एक पुराना सिस्टम हमारे देश में चला आ रहा था। इसकी जगह एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेने का प्रयास कर रही थी। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि ये एनजेएसी जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हो सकता है प्रभावित कर सकती है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित रखना संविधान की आधारभूत संरचना का अंश है। तो इसके लिए हमें जो है गंभीरता से काम करना होगा। तो एक तरह से ये जो निर्णय था, एक तो इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया, साथ ही जो हमारी कोलेजियम सिस्टम है इसी के द्वारा ही जो नियुक्तियां होंगी इस चीज को भी उन्होंने स्पष्ट किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपका राइट टू प्राइवेसी जजमेंट 2017 है। ये मामला था के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का, जिसमें 9 जजेस की बेंच ने ये निर्णय दिया कि जो निजता का अधिकार है ये एक मूल अधिकार है और इसको आर्टिकल 21 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इस जो निर्णय ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने एक नए डाटा जो इशू है उस पर भी फोकस किया। जो डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि हमारे जो डाटा है उसको कितना संरक्षित रखा जाता है, और खासकर
आधार के रेगुलेशन की बात, क्योंकि आधार के साथ आपका सारा इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड, सब कुछ। तो क्या ये सुरक्षित है? क्या ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट तो नहीं है? तो ये सारा जो एक नया डिबेट जो है, इसको सेट करने में इस डिसीजन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आपका जो एक और महत्वपूर्ण निर्णय है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 2018। ये केस था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आपके सेक्शन 377, जिसको पहले आपराधिक श्रेणी में रखा था, इसको आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया, जो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत था। और इस तरह से जो आपके समलैंगिक संबंध, इसको पहले एक अपराध की श्रेणी में रखा गया था, उसको यहां से हटाया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है, क्योंकि इससे भारत में जो LGBTQI+ समूह है, लेस्बियन ये और इनका जो समूह है, इनके कॉन्टेक्स्ट में एक तरह से नया स्टेप जो है हुआ कि हम उनकी भी सामाजिक समानता के कॉन्टेक्स्ट में जो है काम कर सकते हैं और उनको भी समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं, उनके प्रति एक सहिष्णु दृष्टिकोण अपना सकते हैं। फिर चौथा महत्वपूर्ण निर्णय है आपका सबरीमाला टेम्पल में प्रवेश संबंधी 2018 का, और सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन बनाम केरला राज्य के मामले में जो महिलाएं जो कि मेंस्ट्रुअल एज में, जब उनकी माहवारी की जो आयु है 10 से 50 वर्ष की अवधि में, उस समय उनको सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर उन पर रोक लगाई गई थी, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताया और साथ ही इसे माना कि ये महिलाओं के समानता और अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के भी ये विरुद्ध है। और इसने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला माना गया, क्योंकि इसने उन जो परंपरागत, जो एक तरह से संकीर्ण मानसिकता की जो पंथीय जो प्रैक्टिसेस है, एक तो उसको चुनौती दी, और साथ ही जो जेंडर इक्वालिटी का मामला था, पंथीय स्वतंत्रता का मामला था, इसको भी स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से इसको उजागर किया गया। क्योंकि आमतौर पर भी जो माहवारी के समय में है, वो महिलाएं ऐसे ही मंदिर नहीं जाती है, तो अलग प्रकार से ऐसे नियमों को लागू करना, ये निश्चित रूप से जो है वो ये अन्याय जो है उसके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाया। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है वो है आपका अयोध्या राम मंदिर का फैसला 2019, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने M सिद्दीक बनाम महंत सुरेंद्र दास के मामले में जो विवादित जमीन थी वो अयोध्या की, उसको हिंदू पक्ष को दिया और वहां पे राम मंदिर के निर्माण को सुनिश्चित करते हुए, और साथ ही जो एक वैकल्पिक भूमि जो है वो प्रदान की गई मुसलमानों को, ताकि वो भी एक मस्जिद का निर्माण कर सके। तो एक तरह से एक लंबे समय तक जो अयोध्या का विवाद बना हुआ था वो समाप्त हुआ, साथ ही इसके सामाजिक आर्थिक भी प्रभाव पड़े, और जो एक कानूनी तरीके से, तर्क मूलक तरीके से, विवेक मूलक तरीके से जो पंथीय जो भावनाएं थी उनके बीच में संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। फिर जो अगला महत्वपूर्ण फैसला है वो है आपका रिफ्यूजल ऑफ रिव्यू ऑफ आर्टिकल 370 2020, जो कई बार सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव आया कि आप 370 जो हटाया गया इस पर पुनर्विचार करिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो 370 आर्टिकल को जो हटाया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, ये न्याय प्रिय है, और कहीं ना कहीं ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का ये फैसला हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि इससे संबंधित याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है, लेकिन उस फैसले को पूरी तरह काटना ये हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता, और साथ ही कश्मीर की जो राजनीतिक उस समय की स्थितियां थी उसके लिए भी ये समस्या का कारण बन सकता था। फिर जो और एक महत्वपूर्ण फैसला है वो है आपका फार्म लॉस और फार्मर्स का प्रोटेस्ट, जो 2021-22 की है घटना है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने टेम्पररी जो है फार्म लॉ को लागू कर, जो सरकार ने कानून पारित किया था उसको लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही उन्होंने एक समिति भी गठित करने की बात की, जिससे कि जो किसानों की जो शिकायत है उसको सुनवाई हो, और जो वो जो विरोध कर रहे हैं कानून का वो कितना ठीक है उसकी प्रॉपर जेन्युइन जो है
वो खोज होनी चाहिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर वो एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं और उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और साथ ही अगर कार्यपालिका का कोई ऐसी गतिविधि है जो कि सार्वजनिक जो परिस्थितियां हैं उसके विरुद्ध जाता है, तो फिर वहां पर न्यायपालिका अपने उचित हस्तक्षेप द्वारा जो है इस प्रकार के गलत कानूनों को लागू नहीं होने देगा। फिर आपकी बात आती है LGBTQI प्लस और मैरिज राइट केस जो है 2023 का। ये भी जो पिटिशन जो लीगल रिकॉग्निशन से संबंधित जो है, ये सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन से संबंधित पिटिशंस जो है, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कोई अंतिम फैसला तो इस पर नहीं सुनाया, क्योंकि देख इस तरह के मामले इतने संवेदनशील है ना कि इस पर कागजों में निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। इस पर समाज की संवेदनशीलता को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज में तो अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह तो 1950 के दशक में ही स्वीकृत किए गए थे पेपर पर, कानूनी स्तर पर, लेकिन समाज के स्तर पर, धरातलीय स्तर पर वो कितना स्वीकृत है ये हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें धैर्य का परिचय देते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो है अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, ताकि LGBTQI प्लस समुदाय के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित रखा जाए। और साथ ही इस केस ने एक निर्णय ने एक तरह से उनके अधिकार जो है, सेम सेक्स कपल के अधिकारों को कैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित रखा जाए, इस संदर्भ में जो है और संवेदनशीलता अपनाने पर जो है हमें और मजबूर किया। साथ ही आपका जो काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मॉस्क का जो वाद है 2022 का, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है वाराणसी में, ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है वो चलता रहेगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि यहाँ जो मस्जिद का निर्माण हुआ है क्या किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर हुआ है, और साथ ही इस क्षेत्र को जो है सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया। तो इस तरह से ये बात जो है आपके वैधानिक रूप से और साथ ही पंथीय जो एक विवाद का क्षेत्र बना हुआ है उसको संबंधित जितनी भी समस्या है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि जो पंथीय विवाद है उसका उचित रूप से समाधान निकाला जाए, और जो विवाद का विषय है उसको त्वरित रूप से न करके धीरे धीरे उसकी प्रॉपर सुनवाई करके सर्वे के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से जो है अंतिम फैसला दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक जो भावनाएं हैं, जो संवेदनशीलता है, उसको संतुलित करने के साथ संवैधानिक सिद्धांतों को भी संरक्षित रखने का काम कर रही है। ये एक आपका जो फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से आप सर्वोच्च न्यायालय की जो संस्थागत भूमिकाएं हैं और जो महत्वपूर्ण फैसले हैं इसको आप समझ सकते हैं। और ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिनको कि ब्रीफली जो न्यूज में उसका कवरेज हुआ है, इस पर मैंने फोकस किया है कि किस प्रकार से जो SC/ST रिजर्वेशन से क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करके हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया। इसी तरह से वुमेन कमांडर की पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये फैसला लिया गया कि जो कैरियर प्रोग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी है कि वुमेन को भी आपका परमानेंट कमीशन जो है ग्रांट किया जाए 3 मंथ्स के भीतर, जो एक प्रॉपर जो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि महिलाएं सेना में जाए और उनके साथ वहां भी अगर एक तरह से भेदभाव हो तो ये कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के इशू पर दिया, और दोनों पक्ष जो है संतुलित रूप से इस मुद्दे का समाधान को स्वीकार करे, ऐसे वातावरण को तैयार किया गया। और ये आपके जो वर्डिक्ट है सेम सेक्स मैरिज पर, इसकी पूरी टाइमलाइन है कि आप समझ सकते हैं कि कैसे इस निर्णय की शुरुआत हुई, कैसे कैसे अलग अलग पक्षों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय तक जाने का फैसला किया। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है संविधान की व्याख्या के साथ मूल अधिकारों के संरक्षण का। और अगर हम पिछले दशक के उसके निर्णयों को देखें तो भारत की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ उस एक मैच्योरिटी है वो हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में भी देख सकते हैं, वो पूरी तरह से झलक रही है। और प्राइवेसी के मुद्दे से लेके, जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे से लेके, आपके रिलीजियस फ्रीडम से लेकर राजनीतिक संप्रभुता, हर तरह के इशू पर जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले दे रहा है। और जो एक आधारभूत रिफॉर्म की जो आवश्यकता है जुडिशियल प्रोसेस में, कि
जो कि आपके जो जजेस हैं वही उसको शुरुआत कर सकते हैं कि जब वो किसी एक विशेष मामले का निस्तारण कर रहे हैं तो उस मामले की जो जड़ है, उसकी जो रियल इशू है, उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर से इस प्रकार के मामले पुनः नहीं उत्पन्न होंगे। और अगर एक बार स्पष्ट रूप से जो निर्णय है वो लॉ ऑफ द लैंड के पार्ट बन जाते हैं, तो इस प्रकार के अन्य मामलों में भी उस निर्णय को जो है आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये आपका गतिविधि प्रश्न है जिसमें आप भारत में जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका को परीक्षण करिएगा। चिंतन करने के लिए हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि भारत में जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता कितनी सुनिश्चित है। इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत करिएगा। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से आप भारत में किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संस्थागत रूप से और कार्यात्मक रूप से कार्य कर रही है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। धन्यवाद।